आज आइए हम लोग जो है नया एक चैप्टर लेके आते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। कल के लेक्चर में हमने आपको जो है डिस्कस किया था। आपने कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था और आपने पढ़ रखा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कल हमने आपको कॉकरोच, फ्रॉग, है ना, प्लस उसके बाद जो है अर्थवर्म भी आपको जो है डिस्कस किया था मैंने। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा एक चैप्टर लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम ही है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, है ना, उसके मैकेनिज्म क्या है, कितनी एयर जो है अंदर जाती है, कितनी बाहर निकलती है, ये सारा सिस्टम हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। किसमें जो है, रेस्पिरेशन में या तो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था, शायद एनिमल किंगडम पढ़ाया था, पोरीफेरा से लेके लास्ट आपका कार्डेटर तक आपने डिस्कस किया था। और मैंने बताया भी था उसमें कि किस फाइलम में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है या ब्रीदिंग होता है। तो ये सारा चीजें हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। इनिशियली अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के लेवल से अगर देखते हैं जो है, तो वो एनसीईआरटी में इनिशियली आपको दिया है कि किस मेंबर्स में, किस फाइलम के मेंबर्स में किसके थ्रू जो है आपका जो है रेस्पिरेशन होता है या ब्रीदिंग होता है। वो सारा चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंजेस हैं, इस ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज में देखिए सबसे पहले तो हम लोग जब बात करेंगे जो लंग्स के बारे में, बट लंग्स हमको अभी पढ़ना नहीं है। एक छोटा सा एक पॉइंट है, इसको आप जानिए। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंजेस सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म जो है बॉडी सरफेस, मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, चाहे वो स्पंजेस हो गए, पोरीफेरा के मेंबर्स हो गए, चाहे सिलेंटेट्स हो गए, चाहे टीनोफोरा के मेंबर्स हो गए, चाहे आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स हो गए, उन लोगों में अगर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन अगर होगा तो उनका बॉडी सरफेस से होता है। इन लोगों में रेस्पिरेशन जो होगा वो स्पेशली किससे होगा बेटा, जो बॉडी सरफेस से होगा, है ना। तो इन लोगों में रेस्पिरेशन जो होगा वो आपका जो बॉडी सरफेस से होगा। और ये चीजें आप याद रखिएगा कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट सच एज द स्पंजेस, सिलेंटेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स हो गया, या तो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं, इन लोगों में ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें बॉडी सरफेस से होता है। अर्थवर्म की बात करें हम लोग, अगर अर्थवर्म में देखते हैं तो उसमें मॉइस्ट क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। इनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट बनी होती है, जैसा कि मैंने अर्थवर्म में डिस्कस भी किया था। इनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है। ये जो नीचे एपिडर्मिस इनकी लेयर होती है, वो एपिडर्मिस लेयर ही क्या करती है, उनके स्पेसिफिक कुछ ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, जो बराबर म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, सीरस फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से इनका क्यूटिकल हमेशा मॉइस्ट बना रहता है। और एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेयर में आपके ऑक्सीजन होते हैं, वो ऑक्सीजन जब इस पे एयर जब पड़ता है, टच होता है, तो उस एयर से जो ऑक्सीजन होते हैं वो बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो वाटर में पहले तो डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के बाद सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है बॉडी में चला जाता है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है, पूछता भी है कि अगर अर्थवर्म की स्किन को अगर ड्राई कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो कह सकते हैं कि अर्थवर्म जो होगा वो सफोकेट करके मर जाएगा, है ना, उसको सफोकेशन होगा और मर जाता है ना। यहां पे अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल्स से ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। इंसेक्ट में जो है ट्रैकियल ट्यूब और स्पाइरकल्स, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था, जितने इंसेक्ट्स होते हैं जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, उन आर्थ्रोपोडा में जो है ट्रैकियल ट्यूबल्स पाए जाते हैं, या ट्रैकियल ट्री पाया जाता है, ट्रैकियल ट्रैक पाया जाता है, या तो आपका जो है स्पाइरकल्स होता है। और इस स्पाइरकल्स के थ्रू जो है आपका लगभग, ये हमने आपको बताया था कि कॉकरोच में 10 पेयर होते हैं, जो थोरैसिक में आपके 2 पेयर पाए जाते हैं, और एब्डामेन में कितने होते हैं, 8 पेयर पाया जाता है ना। फिर उसके बाद एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, फिशेस एंड मोलस्कस, इसमें जो होता है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जितने एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे आपका प्राण हो गया, क्रस्टेशियन से बिलोंग करता है, प्राण झींगा मछली जिसको बोलते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और फिशेस में, मछलियों में और मोलस्क में रेस्पिरेशन जो होता है वो बेटा गिल्स के होता है। और एम्फीबिया जो होते हैं उसमें मॉइस्ट स्किन, इसके साथ साथ आपका जो है लंग्स भी होता है। तो याद रखिएगा कि जितने एम्फीबियंस होते हैं, जैसे फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग की भी स्किन मॉइस्ट बनी रहती है, उससे भी रेस्पिरेशन करते हैं, और उसके साथ साथ जो है लंग्स से भी रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। तो इन लोगों में स्किन और लंग्स दोनों होते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स
इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा, जो है लंग्स के थ्रू होता है। अगर ट्रू लंग्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ही ट्रू लंग्स पाए जाते हैं, जिसमें एयर जाती है फिर बाहर आती है। तो ये सारा सिस्टम आपका किसमें, ये अलग अलग एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं, जिसमें एक तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिनके थ्रू इन लोगों में रेस्पिरेशन होता है ना। इसके बाद देखिए ह्यूमन के हम लंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बात करते हैं। हम लोग का जो सिस्टम होता है, जो ट्रैक होता है ना, ये आपका एक्सटर्नल नेयर्स पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कई पार्ट से मिलकर बना होता है। ये आपका जो दो होल दिख रहा है दैट इज एक्सटर्नल नेयर्स या तो नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये ओपन होता है अंदर नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर अंदर की तरफ ओपन होता है इंटरनल नेयर्स में, इंटरनल नेयर्स ओपन होता है नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स ओपन होता है लैरिंजोफेरिंग्स में, लैरिंजोफेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स ओपन होता है आपका जो ट्रैकिया में। और जो हम लोग की ट्रैकिया होती है, ये ट्रैकिया से आपको दिख रहा है, यहां से ये ट्रैकिया जो होती है ये सी सेपा फाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। हम लोग की जो ट्रैकिया होती है पीछे से फ्लैटेंड होती है और आगे से सेमी सर्कुलर है। ये सेमी सर्कुलर आगे से दिख रही है, पीछे से ऐसे फ्लैटेंड होती है। तो जो ट्रैकिया होती है सी सेपा फाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये आपका यहां से लेके आपका यहां तक जंक्शन तक आपका जो है 10 से लेके 12 सेंटीमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ना ट्रैकिया। जो ट्रैकिया बाइफर्केट होता है पीछे, हम लोग की जो 5वें नंबर की जो थोरैसिक बोन होती है, 5th जो थोरैसिक बोन होती है उसी के ठीक सामने ये बाइफर्केट होती है, दो पार्ट, दो ब्रांच बनाती है। एक आपका जो है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और एक आपका आता है कौन सा जो है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो दो प्राइमरी ब्रोंकाई में राइट लंग्स में ये प्राइमरी ब्रोंकाई 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है और लेफ्ट लंग्स में जाके 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाते हैं। फिर ए सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट में और एल्वियोलर डक्ट जो है डिवाइड होता है किसमें, जो है एल्वियोलाई में। यहां तक जो हमारा सी सेपा फाइलिन कार्टिलेज है वो सी सेपा फाइलिन कार्टिलेज कंप्लीटली लाइंड होगा टर्शियरी ब्रोंकाई तक। और जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है इसके इनिशियल स्टेज तक आपका इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है। एक तरह से इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस, कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट आपका टर्शियरी ब्रोंकाई तक होगा और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जो नीचे आपका ब्रोंक्यूल्स होगा वो उसके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक आपकी ये सी सेपा फाइलिन कार्टिलेज खत्म हो जाती है। उसके बाद आपकी सब एयर भरी रहती है जो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाती हैं, है ना। ये ट्रैकिया में सी सेपा फाइलिन कार्टिलेज इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, है ना, इसीलिए ये सी सेपा फाइलिन कार्टिलेज आपका जो है प्रेजेंट होता है पूरा ट्रैकियल ट्यूब में। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यस या नो बच्चे लोग, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलिए यस या नो, यहां तक समझ में आया। चलिए ये तो हो गया आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल। जो हम लोग के लंग्स होते हैं उस लंग्स में, एक लंग्स में आपका लगभग 15 करोड़ आपके जो है एल्वियोलाई पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वियोलाई या एयर सैक आपके एक लंग्स में कितने होते हैं, जो है बेटा जो 15 करोड़ होते हैं। तो दोनों लंग्स का मिला के कितने करोड़ हो गए आपका, 30 करोड़ के लमसम होता है। ये देखिए आपको जो राइट लंग्स होता है, ये राइट लंग्स 3 लोब में डिवाइड होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये राइट लंग्स है, तो जो राइट लंग्स होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, दिख रहा है आपको। एक होता है राइट सुपीरियर लोब, एक होता है राइट मिडिल लोब और एक होता है राइट इंफीरियर लोब। तो राइट सुपीरियर, राइट मिडिल और जो है राइट इंफीरियर, ये 3 लोब आपके पाए जाते हैं राइट लंग्स में। जो लेफ्ट लंग्स होता है उस लेफ्ट लंग्स में कितने लोब पाए जाते हैं बेटा, जो है 2 लोब। एक होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट सुपीरियर और एक होता है लेफ्ट इंफीरियर। दिख रहा है, यहां तक समझ में आया आपको? ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, यस या नो बताइए, यहां तक क्लियर? तो ये हमारा जो है राइट लंग्स के लोब हो गए 3 लोब और वहां पे आपको दिख रहा है जो है लेफ्ट लंग्स के कितने लोब हो गए, 2 लोब हो गए। जो राइट लंग्स और जो लेफ्ट लंग्स होता है इन दोनों में याद रखिएगा ये आपका ऑब्लिक फीचर पाया जाता है।
इसको नाम देते हैं ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। ये होता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल फिशर पाया जाता है। और नीचे की तरफ ये आपका ऑब्लिक फिशर होता है। ऑब्लिक फिशर, इसमें ऑब्लिक फिशर मिडिल को इंफीरियर से सेपरेट करता है और इसमें जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है वो सुपीरियर को मिडिल से सेपरेट करता है और इसमें जो ऑब्लिक फिशर होता है वो लेफ्ट सुपीरियर को लेफ्ट इंफीरियर से सेपरेट करने का काम करता है। याद रखिएगा जो लंग्स में जितने लोब होंगे उतने सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब हैं तो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। टर्शियरी जो आपका राइट लंग्स होता है उस राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं तो याद रखिएगा 3 आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई पाए जाते हैं। तो ए नंबर ऑफ आप ब्रोंकाई भी याद रखिएगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो लेफ्ट लंग्स में होता है वो 2 होता है और राइट लंग्स में जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, जो है 3 होते हैं। चलिए यहां देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल फिशर है, यहाँ पे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल फिशर। ये आपको दिख रहा है जो है ऑब्लिक फिशर। इसमें एक कोरोनरी सेक्शन एक तरह से लंग्स का है तो यहाँ पे भी एक आपका स्पेशली होगा ऑब्लिक फिशर। तो ऑब्लिक फिशर दोनों में कॉमन होता है और एक हॉरिजॉन्टल फिशर एंड एक्स्ट्रा एक तरह से फिशर आपके जो राइट लंग्स में पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको जो है क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। देखो रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक, एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक का मतलब जिसमें एटीपी निकलती है, जिसमें एटीपी निकलती है उसको एक्सर्गोनिक बोलते हैं और जिसमें एटीपी खर्च होती है उसको नाम देते हैं इंडरगोनिक बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबोलिक का मतलब इसमें एक तरह से ब्रेक डाउन होता है, जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होगा तो कैटाबोलिक प्रोसेस होगा और कैटाबोलिक प्रोसेस होता है किसमें, जो है रेस्पिरेशन एक तरह से। तो रेस्पिरेशन जो होगी वो कैटाबोलिक प्रोसेस होगी और एक आपका कौन सी प्रोसेस और होगी, एक्सोथर्मिक, और एक और कौन सी प्रोसेस होगी जो है एक्सर्गोनिक प्रोसेस होती है, जिसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसको नाम देते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब एटमॉस्फेरिक एयर का पल्मोनरी कैपिलरी तक जाना। जो हमारा एक ट्रैक है जैसे नाक से अंदर जो है हमारा जो एक्सर्गोनिक होता है बेटा, एक्सर्गोनिक का मतलब होता है जिसमें एक्सर्गोनिक बोलते हैं। एक्सर्गोनिक का मतलब जिसमें एटीपी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज। तो याद रखिएगा जिसमें एटीपी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा एक्सर्गोनिक प्रोसेस जिसमें एटीपी रिलीज होती है उसको एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेरिक एयर पल्मोनरी कैपिलरी आपको दिख रहा है, तो एटमॉस्फेरिक एयर का पल्मोनरी कैपिलरी तक जाना, है ना। एटमॉस्फेरिक एयर का पल्मोनरी कैपिलरी, इसमें आपका ऑक्सीजन जाएगा पल्मोनरी कैपिलरी, वहां से CO2 बाहर होता है ना। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में 2 आते हैं, एक आता है ब्रीदिंग, एक होता है गैसियस एक्सचेंजेस। एक आता है ब्रीदिंग, एक होता है गैसेस एक्सचेंज। इस ब्रीदिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है बेटा जो है इंस्पिरेशन और एक होता है कौन सा, जो है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और कौन सा, एक्सपिरेशन। और गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो सिंपल राइट लंग्स कुछ बड़ा होता है बेटा, राइट लंग्स बड़ा होते हैं, उसके 3 लोब होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फिशर पाया जाता है। ये होता है फिशर, फिशर, है ना। फिशर का मतलब होता है एक तरह से डिप्रेस एरिया जो किसी भी पार्ट को सेपरेट करता है, उसको फिशर बोला जाता है ना। तो जैसे जो राइट लंग्स होगा, यहाँ पे देखिए राइट लंग्स अगर ऐसे है तो इस राइट लंग्स में एक हॉरिजॉन्टल फिशर होगा। इससे ये होगा कि ये ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट अलग है, फिर बीच में एक फिशर होगा, ये आपको ये दोनों से सेपरेट होंगे ऐसे। तो ये दिख रहा है आपको जो है, तो ये फिशर होता है। राइट लंग्स में 3 नंबर में होते हैं, क्योंकि इसकी साइज भी बड़ी होती है तो उसमें 3 लोब होते हैं, है ना। ये नेचुरल है, गॉड की देन है। अब इसमें क्यों है, अब हमको भगवान ने 2 आंखें क्यों दिया है ना, तो इसका कोई ऐसे थॉट नहीं है, कोई रीजन नहीं है, हमको क्यों एक ही स्टमक दिया है, तो इसका कोई रीजन नहीं है। नेचर ने जैसा बनाया है, जैसा सबके सिस्टम होते हैं वो इस तरह से होंगे। तो जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब होंगे और जो लेफ्ट लंग्स होते हैं उसमें 2 लोब पाए जाते हैं ना। समझ में आया?
यहां से देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रैकिया पूरा ट्री है, एक तरह से रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है। यहाँ से ये टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, ऐसे करके आपको दिख रहा है। यहाँ एल्वियोलाई और यहाँ से ये ब्लड कैपिलरियां गई हुई हैं, दिख रहा ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ से एयर जो जाएगा आपका कहाँ तक बेटा, जो है ये एल्वियोलाई तक, फिर ये पल्मोनरी कैपिलरी तक, फिर यहाँ से एयर वापस जो जा रहा है ऐसे बाहर हो रही है, तो इसको नाम देते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब एयर का यहां तक जाना और यहां से वापस आना, तो ऑक्सीजन इन हुआ और CO2 आउट हुआ, तो इस प्रोसेस को नाम देंगे कौन सा बेटा, जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। समझ में आया बेटा? तो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये आपको दिख रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब यह हुआ कि पल्मोनरी कैपिलरीज से टिश्यूज तक जाना, टिश्यूज तक जो जाना होता है ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन जा रहा है और यहाँ से CO2 फिर से आउट हो रहा है पल्मोनरी कैपिलरी तक, ये आपको एल्वियोलाई दिख रही है। यहाँ से आपको जो गैसों का एक्सचेंज होगा ऐसे, है ना, ये गैसेस एक्सचेंज होगा। तो गैसेस एक्सचेंज और जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करना, ये दोनों आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि पल्मोनरी कैपिलरी से टिश्यूज तक जाना और टिश्यूज से वापस CO2 का आना पल्मोनरी कैपिलरी तक, ये आपका कहलाता है गैसियस ट्रांसपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जो है गैसियस ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो ये आपका जो है दिख रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और कौन सा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपने इंटरनल रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा कि O2 जो है पल्मोनरी कैपिलरी तक नहीं बल्कि पल्मोनरी कैपिलरी से टिश्यूज तक जा रही है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर पल्मोनरी कैपिलरी से फिर वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है, एटमॉस्फेयर से पल्मोनरी कैपिलरी में जा रही है। तो ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। ये दो प्रोसेस से निकलेगा, एक ब्रीदिंग, एक कौन सा बेटा, जो गैसियस एक्सचेंज से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां देखिए मसल्स है, कौन कौन सी मसल्स हैं हम लोगों की बॉडी में जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मसल्स कौन कौन सी स्पेशली मसल्स हैं कि जो आपका इन्वॉल्व हो रही है रेस्पिरेशन में। ये आपको दिख रहा है फ्रेनिक मसल्स। ये फ्रेनिक मसल्स एक मेडिकल वर्ड है, फ्रेनिक बोलते हैं, डायाफ्राम को रिलेटेड होता है। डायाफ्राम का मतलब होता है फ्रेनिक। तो जो डायाफ्राम की मसल्स होती है उसको फ्रेनिक मसल्स या रेडियल मसल्स बोलते हैं। यह रेस्पिरेशन में हम लोगों के 70% एक तरह से पार्टिसिपेशन होता है। इसका 70% रोल होता है किसमें बेटा, रेस्पिरेशन में। और एक होती है इंटरकास्टल मसल्स, जो हम लोगों की रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती है, रिब्स होती हैं, इनके बीच में जो मसल्स लगी रहती है उसको बोलते हैं इंटरकास्टल मसल्स बोलते हैं। और ये इंटरकास्टल मसल्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, और एक होती है इंटरनल इंटरकास्टल मसल। जो एक्सटर्नल होती है इसको उल्टा याद रखिएगा, ये बेटा किस में इन्वॉल्व होती है, इंस्पिरेशन में, और ये किस में इन्वॉल्व होती है, एक्सपिरेशन में। उल्टा याद रखिएगा। इंटरनल जो होगी, है ना, जो इंटरनल होती है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, जो इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स है, और एक एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स है। इंटरनल इन्वॉल्व होती है इंस्पिरेशन में और इंटरनल जो है इन्वॉल्व होती है किसमें, जो है एक्सपिरेशन में। इसका उल्टा याद रखिएगा। और इसका जो परसेंटेज वैल्यू है रेस्पिरेशन में वो 25% होता है। 25% पार्टिसिपेशन होता है इंटरकास्टल मसल्स का रेस्पिरेशन में, और फ्रेनिक मसल्स का 75% होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगली स्लाइड देखिए, ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है बेटा इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात करते हैं। जैसे आप सांस लेते हो, जब आप इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है एक तरह से, तो जो ब्रीदिंग रेट होती है उस ब्रीदिंग रेट में याद रखिएगा इंस्पिरेशन की रेट ज्यादा होती है और एक्सपिरेशन की रेट कम होती है। ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है। इंस्पिरेशन जितना हम लोग टाइम लेते हैं इंस्पिरेशन करने में, एक्सपिरेशन में उसकी टाइमिंग थोड़ी कम होती है। ये नॉर्मल होता है, एक तरह से नॉर्मल वैल्यू होती है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आपको दिख रहा है, यहाँ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दिख रहा है।
तो यहाँ पे जो इंस्पिरेशन होता है, इस इंस्पिरेशन का जो इनिशिएशन होता है वो आपका फ्रेनिक मसल्स के कंट्रैक्शन से होता है। ये देखिए ये सारा प्रोसेस आपको मैकेनिज्म दिखाया गया है, और ये सारे मैकेनिज्म को आप देखो कि हम लोग की जो डायाफ्राम की मसल्स होती है जिसको फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं, ये फ्रेनिक मसल्स का एक्चुअल शेप आपका जो है डोम शेप होता है। जैसे आप सांस लोगे ऐसे करके, है ना, तो जैसे हम जब सांस लेंगे तो ये हमारा डायाफ्राम का जो एक्चुअल शेप है डोम शेप, वो फ्लैटेंड होगा, फिर उसके बाद डोम शेप, फ्लैटेंड, डोम शेप। तो जो हमारा इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें डायाफ्राम की जो फ्रेनिक मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट करती है। जब फ्रेनिक मसल्स कंट्रैक्ट करेगी तो हमारा इनिशिएशन होगा इंस्पिरेशन का, और जब इंस्पिरेशन का इनिशिएशन होगा तो जो डायाफ्राम का एक्चुअल शेप डोम शेप होता है वो डोम शेप से ये आपका फ्लैट शेप हो जाता है, और फिर उसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज एंटेरो पोस्टीरियर। जब ये हमारा डायाफ्राम ऐसे कंट्रैक्ट करेगा तो हमारा थोरैसिक वॉल्यूम एंटेरो पोस्टीरियर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और फिर यहाँ पे साथ साथ में एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कंट्रैक्ट करती है, जो हमारे रिब्स की बाहर की जो मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स वो कंट्रैक्ट करती हैं, तो हमारे रिब्स और स्टर्नम को ऊपर की तरफ उठा देती हैं, जिसकी वजह से हमारा थोरैसिक वॉल्यूम जो है डॉर्सो वेंट्रली इंक्रीज कर रहा है। अब आप सोचो कि ये हमारा लंग्स का कैविटी है, इस लंग्स की कैविटी में आप देखोगे या थोरैसिक कैविटी अगर है, सॉरी ये थोरैसिक कैविटी है, तो इस थोरैसिक कैविटी में देखो कि ये डायाफ्राम फ्लैटेंड हो रहा है, और ये हमारा एंटेरो पोस्टीरियर, है ना, ये जो होगा वो एंटेरो पोस्टीरियर हमारा थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और ऐसे जो इंक्रीज कर रहा है वो डॉर्सो वेंट्रल इंक्रीज कर रहा है। तो एंटेरो पोस्टीरियर कैसे इंक्रीज करेगा, जब डायाफ्राम फ्लैटेंड होगा तब, तो ये ऊपर की तरफ उठ गया, एंटेरो पोस्टीरियर इंक्रीज हो गया। जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स खींचेंगी तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो डॉर्सो वेंट्रली हमारा जो है थोरैसिक वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब थोरैसिक वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा तो जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है ना, जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो कम हो जाता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा अंदर का, तो बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, तो बाहर की एयर कहां इंटर करेगी, अंदर, और इसी प्रोसेस को नाम देते हैं क्या बेटा, जो है इंस्पिरेशन बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें ये एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म एक तरह से जिस वे में हमारा थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज किया था उसी वे में डिक्रीज भी करेगा। तो इस समय फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स करती है। जैसे हम लोग ऐसे लिए सांस और छोड़ दिए तो क्या होगा कि हमारा फिर से एक्चुअल डोम शेप हो जाएगा, ये रिलैक्स कर रही है क्योंकि एक्चुअल शेप ही इसका है ना। तो ऐसे किसी को खींच के छोड़ो जो है तो फिर अपने पोजीशन पे आ गया, तो ये कंट्रैक्शन हो गया, फिर रिलैक्स कर गई। तो जब ये मसल्स रिलैक्स करती है फ्रेनिक मसल, तो उसमें डायाफ्राम बिकम डोम फ्रॉम फ्लैट शेप। तो जो डायाफ्राम का शेप होता है वो डोम से जो है फ्लैटेंड शेप हो जाता है, और थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंटेरो पोस्टीरियर। जिस वे में इंक्रीज किया था उसी वे में क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स होती हैं, जो रिब्स के अंदर की तरफ जो मसल्स होती है इंटरनल इंटरकास्टल मसल, जब वो कंट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स और स्टर्नम को नीचे की तरफ खींचती हैं, अंदर की तरफ। जैसे हमने सांस लिया तो ये बढ़ गया, फिर ऐसे खींचा जो है तो हमने अंदर हो गया ऐसे, है ना। तो रेज जो की हुई रिब्स और स्टर्नम होती है वो फिर से नीचे की तरफ डाउन हो जाती हैं, और जिस वे में थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज किया था उसी वे में क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सब के सब क्या कर रहे हैं, थोरैसिक वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। जब थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जब ज्यादा होगा तो क्या होगा कि अंदर की एयर बाहर निकाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को नाम देते हैं एक्सपिरेशन बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए देखिए यहां पे ये दोनों फिगर आपको दिख रहा है, ये इंस्पिरेशन का फिगर है और ये आपका जो है कौन सा एक्सपिरेशन का फिगर होता है। याद रखिएगा हमेशा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है ना। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो हमेशा याद रखिएगा निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है ना। ये हमेशा निगेटिव होता है, -1, फिर आपके और माइनस होते हैं, फिर और माइनस होता है, तो माइनस में ही इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होते हैं आपके जो है ना। दिख रहा है आपको जो है? चलिए ये देख आगे जो है यहां तक आपने जो है डिस्कस कर लिया। आगे देखिए आता है बेटा जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो एयर का अमाउंट, एक तरह से
जो एयर का अमाउंट हम क्या करते हैं ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है हमारे, या रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको नाम देते हैं रेस्पिरेटिव वॉल्यूम बोलते हैं। रेस्पिरेटिव वॉल्यूम आपको जो जिससे मेजर करते हैं उसको नाम देते हैं क्या बेटा, जो है स्पाइरोमीटर बोलते हैं। तो उसको स्पाइरोमीटर या रेस्पायरोमीटर बोलते हैं। दिख रहा है आपको? तो ये होता है स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर, तो इससे मेजर करते हैं, है ना। स्पायरोमीटर थोड़ा ओल्ड जमाने का ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे थोड़ा सा एडवांस हुआ तो रेस्पायरोमीटर आ गया, इससे और एडवांस होगा तो प्लेथिस्मोग्राफ होता है ना। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है एक तरह से मेजरमेंट का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का। इसमें देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है टाइडल एयर वॉल्यूम जिसका वैल्यू जो है 500 ml होता है। फिर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग से हम जितना एयर लेते हैं इतना छोड़ते हैं, वो आपका टाइडल एयर वॉल्यूम कहलाता है ना। जैसे हमने नॉर्मल कंडीशन में है सांस लिए और छोड़ दिए, तो ये टाइडल एयर वॉल्यूम हो गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि इस टाइडल से ज्यादा 500 से ज्यादा जितना लंग्स में भर सकते हैं, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे टाइडल हमारा 500, हमने खींचा 500, फिर हमने छोड़ भी दिया 500, फिर हम खींचना चालू करें, एक लेवल तक हमारा रुक जाता है, तो टाइडल से ज्यादा जितना हम एयर लंग्स में खींच लेते हैं उसको नाम देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू आपकी टोटल 2500 से लेके आपका कितना होता है 3000 ml होता है ना। तो ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। फिर आता है आपका जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि 500 हमने इंस्पायर्ड किया तो 500 निकाल भी सकते हैं, लेकिन 500 के अलावा जितना एयर हम बाहर निकाल देंगे वो आपका कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 1000 से लेके 1100 ml आपका होता है कौन सा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अलावा आपका आता है बेटा जो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल एयर वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हमने बताया कि सारी एयर को तो नहीं निकाल सकते, कुछ हमारी एयर जो लंग्स में बची रहती है उसको नाम देते हैं रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। जैसे हमने सांस लिया है ना, ऐसे हमने 3000 भर लिया, मतलब हमने भर लिया पूरा एकदम, और जब हम निकालेंगे तो एक स्टेज तक हम निकाल देंगे ऐसे, लेकिन सारी एयर नहीं निकलती है ना, लंग्स की सारी एयर नहीं निकलती है। इसके बावजूद भी फोर्स एक्सपायरेशन करने के बावजूद भी हमारे लंग्स में एयर बची रह जाती है। ये एयर क्या करती है कि हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। इसी एयर को नाम देते हैं कौन सा, जो है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका जो संख्या होती है, इसका जो अमाउंट होता है 1100 ml से लेके कितना बेटा जो है 1200 ml। तो ये आपका रेजिडुअल एयर वॉल्यूम हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा? अगला देखिए आता है लंग्स कैपेसिटी। देखिए लंग्स कैपेसिटी क्या है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या लंग्स कैपेसिटी एक तरह से नाम देते हैं इसको। तो जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है जैसे नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमने 500 ml लिया, उससे ज्यादा कितना और भर सकते हैं। तो टोटल जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा तो इसमें हम टीवी प्लस IRV को जोड़ देते हैं, तो ये कितना होगा बेटा जो है 3500 ml। ये हो गया हमारा जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हम कितना और निकाल सकते हैं, तो टीवी भी निकाल सकते हैं 500, और इसके अलावा हम एक तरह से जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा उसको निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो टाइडल एयर वॉल्यूम कितना बेटा 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो आपका कितना 1100 ml। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 1600 ml। तो जो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1600 ml। फिर आगे दिया है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब हमारे लंग्स के फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें आपका कौन कौन सा होगा ERV प्लस RV, है ना। तो ERV प्लस RV को ऐड करेंगे तो ये आपको 1100 ml प्लस कितना जो है 1200 ml, तो इज इक्वल टू कितना 2300
ml आपका हो गया कौन सा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गया। वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुल जितना हम लोग ब्रीद कर लेते हैं, है ना, फोर्सफुल जितना हम ब्रीद कर सकते हैं फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, वो आपका वाइटल कैपेसिटी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी में हम जोड़ेंगे टीवी को प्लस इसके बाद बेटा जो है IRV को प्लस उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ERV को। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 500 ml प्लस 3000 ml प्लस 1100 ml, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना 4600 ml, है ना। ये वाइटल कैपेसिटी हो गया, इसको वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगी, सबको ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो इसमें टीवी को ऐड करेंगे, IRV को ऐड करेंगे प्लस ERV को प्लस लास्ट आपका RV को। जैसे हमने पर रुक जाएंगे तो फोर्स इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जितनी एयर है वो टोटल आपका कहलाता है लंग्स कैपेसिटी। तो टाइडल एयर वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपके रेजिडुअल एयर वॉल्यूम, सबको आप ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। और टोटल लंग्स कैपेसिटी नियर अबाउट आपका 5800 ml होगा। समझ में आ रहा चीजें, तो ये आप इसको याद रखिएगा। ये आपको दिख रहा है जो है 500, ये आपको दिख रहा है 3000 ml, फिर उसके बाद 1100 ml प्लस उसके बाद आपका रेजिडुअल एयर वॉल्यूम कितना बेटा जो है 500 ml, दिख रहा है। सब ऐड कर देंगे तो 5800 ml आएगा। चलिए यहां पे देखिए, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपका जो है टाइडल वॉल्यूम का है ना। तो टाइडल वॉल्यूम कितना बेटा जो है 500 ml, इंस्पायरेटरी आपको दिख रहा है 3000 ml, फिर उसके बाद जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना, ये आपका कितना हो गया बेटा जो है 1100 ml। जो ये रेजिडुअल एयर वॉल्यूम है ये कितना जो है 1200 ml, दिख रहा है। तो ये आपको पूरा अब इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको बेटा जो है, इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यहां से लेके यहां तक आप जोड़ोगे जो है तो ये क्या होगा IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में इसको ऐड करेंगे हम, दिख रहा है, यहां से यहां तक ऐड कर देंगे तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा एक तरह से EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दिख रहा है आपको सामने, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना, ये आपको दिख रहा है, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। फिर उसके बाद यहां से लेके ऊपर तक ऐड किया तो हमने वाइटल कैपेसिटी मिल गई। टोटल हमने ऐड कर दिया तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गई। चलिए तो आज का लेक्चर बस इतना ही, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट कल लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आधा जितना भी पार्ट बचा है उसको जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे एक तरह से, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग जो है बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो कल खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी लोगों को। On is to on